नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। अपने इस खास कार्यक्रम में आज बात हम पाकिस्तान की एक ऐसी चाल की करने वाले हैं जो वो भारत के खिलाफ चल रहा है। अब ये चाल क्या है और क्या कुछ बुनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान चीन और बांग्लादेश के साथ एक गुट बनाने जा रहा है और इस गुट का मकसद क्या है? भारत को एशिया महाद्वीप में अलग थलग करने का ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस्लामाबाद में कार्यक्रम में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या कुछ कहा, वो जानिए। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश और चीन के साथ त्रिपक्षीय पहल को विस्तार देने जा रहा है। पिछले दिनों चीन के कुनमिंग में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें चीन के साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया था। यूं तो पाकिस्तान अब तक भारत के साथ जंग में कई बार हारा है और बांग्लादेश की अगर जन्म की बात करें, कब ये देश बना था, तो बांग्लादेश का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि भारत की मदद से ही उसे आजादी मिली, उसका अस्तित्व सामने आया और वो साल था 1971 का। भारत की जीत और पाकिस्तान की हार के साथ ही बांग्लादेश का जन्म हो जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को चीन का साथ मिल जाने से तिकड़ी भारत के लिए सिरदर्द जरूर बन सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद पाकिस्तान आज तक भारत से कभी भी सीधी लड़ाई में ना तो जीता है और ना ही आने वाले वक्त में कभी जीत पाएगा। लिहाजा पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। पुरानी आदत है उनकी भारत के खिलाफ चाल चलने की और उसके बाद मुंह के बल गिरने की। पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकियों को सहयोग करती है, पूरी दुनिया जानती है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्हें भारत में क्योंकि आतंक फैलाने के लिए सीमा पार करवानी होती है, जबकि पश्चिमी सीमा पर मौजूद बांग्लादेश की जो सैन्य ताकत है वो भारत के मुकाबले काफी कम है। लेकिन बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं वो जरूर बढ़ी हैं, खासकर जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से। भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही लालमनिरहाट एयरबेस के पास बांग्लादेश की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं, ये जानकारी भी मिली थी। खबरें ये भी कहती हैं कि ये एयरबेस पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से महज 20 किलोमीटर दूर है, जबकि उत्तर पूर्वी सीमा पर मौजूद चीन ने साल 2020 से ही जो मिसाइल उत्पादन केंद्र है वो कई गुना तेजी से विस्तार उनका किया है। कहीं 9 केंद्र लगा दिए, कहीं 10 केंद्र बना दिए हैं मिसाइल उत्पादन के। चीन ने भारत की सीमा के पास ही 2 मिसाइल फैक्ट्रियां लगाई हैं। साथ ही श्रीलंका और मालदीव जैसे जो देश हैं उसमें अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश भी उसकी तरफ से बार बार की जाती है। अब एक बात साफ है कि ये तिकड़ी भारत के लिए सिरदर्द जरूर है, लेकिन क्या ये तिकड़ी मुश्किल खड़ी कर पाएगी, वो भी तब जब भारत वर्तमान में सभी ताकतवर देशों के साथ सामंजस्य बना करके चल रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुंह की खाएगा जैसे वो हर बार खाते आया है। अब बहस की करें शुरुआत, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको कि आखिरकार आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि क्या चीन, पाक, बांग्लादेश का फोकस अपने विकास पर होगा? ये जो तिकड़ी बनेगी इनका फोकस होगा इस बात पर। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस गठबंधन से भारत की संप्रभुता को कोई खतरा है? ये भी सवाल है। सवाल यह भी कि क्या भारत को अब दूसरे संगठनों पर ध्यान देना चाहिए? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आपसे तारुफ करवाती हूँ। कर्नल संजीत सिरोही रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित तिवारी अर्थशास्त्री हैं। निपुण आलम बयान है, विदेश मामलों के जानकार हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ। और हुसैन जावेद है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सबसे पहले हुसैन जावेद से ही समझते हैं कि पाकिस्तान जो ये तिकड़ी बनाने की सोच रहा है, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है और पाकिस्तान को अचानक से इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हुसैन जावेद। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये कोई सोच एक आध दिन की बात नहीं है, एक आध साल की बात नहीं है। बहुत अरसे से ये सोचा जा रहा था कि 1985 में जो एक अरेंजमेंट किया गया साउथ एशिया में सार्क के नाम से, जो कि उस वक्त के जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनका ब्रेन चाइल्ड था। एक अच्छी शुरुआत थी, इंडिया भी शामिल था, हम भी थे, बांग्लादेश भी था और दूसरे मुल्क भी थे। और एक बहुत अच्छा ख्वाब भी उस वक्त देखा गया सॉफ्टा के नाम से, कि यानी कि जो सार्क कंट्रीज में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, आपस में लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और ये रीजन जो है ये इस तरह बहुत आगे भी जाएगा। लेकिन आज 40 साल हो चुके हैं और वो सार्क जो है वो लगभग पिछले 25 साल से तो बिल्कुल ही नॉन एक्टिव हो चुका है, नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या उस सार्क से मजीद उम्मीदें रखनी चाहिए?
तो मैं समझता हूँ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक में खिताब करते हुए एक बड़ा अच्छा आइडिया पिच किया है और उन्होंने ग्रेटर साउथ एशिया की भी इसमें बात की है कि क्यों ना एक नई रीजनल बॉडी जो है उसको इस तरह से तश्कील दिया जाए। और देखिए अभी तो इस पे बात हो रही है, अभी इस पे काफी काम होना है। हम ये कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल हो गया है। लेकिन मैं इसमें ये कहूँ कि हमारी भी ये ख्वाहिश है, बीजिंग की हाँ भी और जी, ढाका की भी, कि ये ठीक है। 3 मुल्क तो इत्तेफाक कर रहे हैं इस पे अभी तक। अब देखिए लेकिन हुसैन इंडिया जावेद जी, सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ये तीनों गुट आपस में बनते हैं, ये तीनों देशों का गुट बनता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये अपने अपने देश की भलाई के बारे में सोचेंगे या दूसरे देश के खिलाफ जो रणनीति है उसको बनाने के बारे में सोचेंगे। हमने देखा था कि पाकिस्तान में सीपैक का बड़े जोर शोर से स्वागत होता है सीपैक को लेकर के, लेकिन सीपैक के बाद क्या हुआ? चाइना का आधे से ज्यादा कब्जा पाकिस्तान पर हो गया। बहुत सारे मजदूरों को लेकर के ये कहा गया कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारी आतंकी घटनाएं होती हैं, इस वजह से चाइना ने अपने मजदूरों को तक वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो सीपैक का तो बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। और दूसरा सवाल मेरा, इसी में मैं एक और जोड़ देती हूँ हुसैन जावेद जी, क्योंकि आपके देश की बात है इसलिए लंबा वक्त आपको भी दे रही हूं मैं। हुसैन जावेद, सवाल यह भी है कि जब इसमें आप जानते हैं कि चाइना ऊपर है, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहां है, तो क्या चाइना पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दबाने का प्रयास नहीं करेगा? जी, बिल्कुल, मैंने आपके दोनों सवाल सुने। देखिए, पहली बात तो ये कि सी पैक के बारे में जिस तरह की नेगेटिविटी पाई जाती है ना, सी पैक उससे बिल्कुल दूर है। पहला फेज़ काफ़ी तक कामयाब हो चुका है। अब तो सी पैक 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनने जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का इसमें उसको भी कंट्रोल किया जाएगा और नए-नए जो इसमें एनर्जी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज है उनको भी हाँ, इसमें देखा जाएगा। तो देखिए सी पैक 1 अगर नाकाम होता तो सी पैक 2 शुरू क्यों होता? तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा मंसूबा है जो चाइना के साथ आगे बढ़े। सी पैक में प्रॉब्लम इसलिए आए थे, हालात खराब थे, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन ये इस्लामाबाद, बीजिंग इस पे खड़े कि हमने इसे कंप्लीट करना है और फेज 2 भी जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा आपका सवाल कि क्या ये जो नई इस तरह की रीजनल हाँ, बॉडी इस तरह सामने आती तो क्या चाइना जो है इसमें ढाका इस्लामाबाद को दबाएगा? देखिए साहब, हमारा तो एक्सपीरियंस चाइना के साथ पिछले 70 साल का जो बहुत ही अच्छा है। एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहां हमें कहीं से लगा हो कि चाइना हमारे साथ दोस्ती नहीं कर रहा, हम पे डोमिनेट कर रहा है। वो फ्रेंड नहीं है, वो मास्टर बन रहा है। चाइना ने हमें कभी तासुर नहीं दिया है और यही वजह कि पाक चाइना ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात जो हुसैन मेरी जावेद, उसमें इंशाअल्लाह कि मैं आपके मुल्क में, इंशाअल्लाह कि आपके मुल्क में आपके तरीके के लोग होते तो आज पाकिस्तान की हालत कुछ और होती। लेकिन पाकिस्तान जब जब कदम आगे बढ़ाता है तब तब सवालिया निशान लग जाते हैं। निपुण आलम बयान का मैं रुख कर आपकी लेती हूँ। इजाजत से एक लाइन मैम मैं आपकी इजाजत से सिर्फ हाँ एक लाइन, वो हाँ ये कि ये जो इस तरह नई बॉडी अगर बन जाती है तो अभी तमाम मुल्क यानी कि इस्लामाबाद, ढाका, बीजिंग, हमारी सोच है कि इंडिया भी ज्वाइन करे। लेकिन हम सबको पता नहीं, है कि सोच इंडिया नहीं इसको है सर, ज्वाइन वो नहीं तो करेगा। सार्क क्योंकि इतने लंबे वक्त से निष्क्रिय पड़ा हुआ है इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी और यही तर्क इसके पीछे दिया गया था। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे समझते हैं कि जब भारत एक बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है तो भारत को दरकिनार करके भले ही एक ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, लेकिन वो ग्रुप कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा ये भी सवाल है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा। और अभी मैं सुन भी रहा था, जो हुसैन जावेद जी को सुन भी रहा था, वो बड़ी बड़ी दलीलें चीन के बारे में भी दे रहे थे। और देखिए, अगर मान लीजिए ये गुट बनता भी है तो दोनों बातें इसके अंदर हैं। एक तो चाइना डोमिनेट करेगा और दूसरा ये चाइना की लायबिलिटीज हो जाएगी ये गुट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश के पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो बल्कि एक क्या बन जाते हैं, एसेट बनते हैं, लाइबिलिटीज बन जाते हैं। इतना फंड्स, अभी मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ सार्क के बारे में। सार्क का ये जिक्र कर रहे थे, सार्क की यूनिवर्सिटी है हमारी दिल्ली में, छतरपुर में, सार्क यूनिवर्सिटी करके। तो वहां पर जब ये सार्क यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो उसमें यह तय किया गया था कि हर देश उसमें अपने स्टूडेंट और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। कई कई सालों तक तो पाकिस्तान ने उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, रन करने के लिए पैसे तक नहीं दिए। जब सार्क यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम तुम्हारे स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना बंद कर देंगे, तब इन्होंने इस बयान की 2024 गया तब इसमें पैसा दिया, नहीं तो पिछले कई सालों से पैसा तक सार्क यूनिवर्सिटी को देने के लिए नहीं था। तो अगर ये सार्क का विकल्प बनाकर सोच रहे हैं कि चीन के साथ मिलकर बनाएं, देखिए एक बात कही जाती है मीनाक्षी जी, पुराने हम लोग गांव देहात से जुड़े लोग हैं, कि दोस्ती जो होती है ना वो बराबरी वालों में होती है।
कहाँ चीन, और आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कहाँ पर चीन और कहाँ पर पाकिस्तान, ये बैलेंस बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, किस प्रकार से बनाएंगे। अब कहते रहे, आप कह रहे हैं कि सीपैक 2 शुरू होने वाला है, अब तक क्यों शुरू नहीं हो गया? 2013 में सीपैक शुरू हुआ था, 2013 से लेके आज 2025 में हम खड़े हैं, सीपैक तो पूरा हो जाना चाहिए था। सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। जानकारी तो यह है कि चीन ने सेकंड फेज के लिए कहा है कि तुम अपना पैसा खुद लगाओ, पाकिस्तान इकट्ठा करेगा और पाकिस्तान ही लगाएगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जितना पैसा ले रहा है चीन से, क्योंकि मैं जावेद भाई से पूछूंगा, ये सिरदर्द भी है कहीं ना कहीं चाइना के लिए। ये सीपैक इसमें कार्यक्रम तो उन्होंने बड़े जोर शोर से लॉन्च किया। हाँ, कि चीन ने कितना एस्टिमेट कॉस्ट लगाई थी सीपैक के लिए, और जितनी एस्टिमेट कॉस्ट लगाई थी उससे ज्यादा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। और सेकंड फेज के लिए कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, जरा एक बार जावेद भाई ये भी बताएं चीन के बारे में। ठीक है, अब उनसे जवाब हम ले लेंगे। कर्नल संजीव सिरोही आ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेती हूँ। कर्नल संजीव सिरोही, इन 3 देशों का साथ में आना क्या भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है, भारत के लिए खतरा बन सकता है? वो भी तब जब हम ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स में शामिल हैं, हम ब्रिक्स में शामिल हैं, हम क्वाड में शामिल हैं, हम बिम्स्टेक में शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान नहीं शामिल है। तो क्या ये भारत के लिए सिरदर्द है, भारत के लिए मुसीबत है, क्या समझा जाए सर इसे? कर्नल संजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, कर्नल संजीत सिरोही के बाद मैं अमित तिवारी से सवाल ले लेती हूँ। कर्नल, फिर आपके पास आती हूँ। अमित तिवारी, ये जो सार्क का संगठन बना था उसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ाना, आपसी सहयोग को बढ़ाना, साझा समस्याओं का समाधान करना। लेकिन अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं तो इस ग्रुप के बनने के उद्देश्य तो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन जो एक उद्देश्य समझ में आता है, जो ये कहा जाता है इस पूरी मीटिंग के दौरान, वो यही कहा जाता है कि भारत को अलग थलग हम करना चाहते हैं एशिया में, इसलिए हम ये 3 मुल्क सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या भारत को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? मीनाक्षी जी नमस्कार, आपके और आपके व्यूअर को। तो पहला तो ये कि ये जो ग्रुप, जो तिकड़ी जो बन रही है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की बन रही है, ये इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है कि इंडिया को बाहर रखना। इसके अलावा बहुत ज्यादा इनके बीच में कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना है, जैसे निपुण जी ने बोला कि जो दोस्ती होती है हमेशा बराबर वालों से होती है, तो चाइना के लिए तो ये एक तरीके से बैगेज ही होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जो सार्क में भी 2014 के बाद कभी भी मीटिंग नहीं हो पाई, उसका रीजन यही था क्योंकि हर बार वहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो पाकिस्तान करता था, जबकि इंडिया हमेशा ये चाहता था कि जो उसके जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, ये सारे के सारे मिल के साथ में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ सारी चीजें में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं चाहता था। तो जहां तक मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कोई इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है उनका मेंबर है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे क्वाड हो, हर जगह है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इंडिया को। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की 7 टाइम्स ज्यादा हम लोगों की पॉपुलेशन है, 12 टाइम्स ज्यादा हमारा जीडीपी है, हम लोग तो उनसे कहीं मतलब कहीं ज्यादा है अगर उसकी बात करें तो। और जहां तक जो दूसरे कंट्रीज है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज हमेशा जो है चाइना पे कभी भी रिलाई नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चाहे वो मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, तो जब भी वो लोग चाइना से डेट लेते हैं या चाइना से जो भी सपोर्ट लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी सॉवरेनिटी पे प्रॉब्लम आती है। वहां पर जो पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी है उसको वो कई बार दबाने की कोशिश करता है। तो चाइना कभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड इन लोगों के लिए कभी भी साबित नहीं हुआ है, तो छोटे कंट्रीज के समझ में आता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत का साथ छोड़ के, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, वो इन तीनों के साथ जाना चाहेंगे। नहीं, उसके पीछे की वजह भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल अमित, उसके पीछे की वजह भी ये है कि हर देश ये देखना चाहता है कि वो जिस देश के साथ संगठन बना रहा है, क्या उस देश से उसे कुछ मिलेगा या सिर्फ वो बांटता रह जाएगा। कर्नल संजीव सिरोही क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? कर्नल, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक है, आ रही है जी जी सर, मेरा सवाल ये था कि पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश और दिल्ली को लेकर के जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से बयान दिए गए थे, और इसके साथ साथ कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनकी ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं बांग्लादेश में। अब ऐसे में बांग्लादेश और साथ साथ पाकिस्तान और उसके बाद चीन, एक साथ आना भारत के लिए सिरदर्दी है सर? ये
देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक सवाल है इनके संगठन का, अगर ये जो पाकिस्तान साउथ एशिया अलायंस बनाना चाहता है उसमें मुझे लगता है कोई सरदर्दी नहीं है अगर ये ट्रेड का या बाकी करे पर। लेकिन हाँ, अगर ये मिलिट्री अलायंस में तब्दील होता है तो एक सिरदर्दी जरूर हो सकती है, क्योंकि फिर हमको 3.5 फ्रंट हमारे सामने होंगे, एक पाकिस्तान, एक चाइना, एक बांग्लादेश, और आधा फ्रंट हमारे अंदर जो जिहादी बैठे वो है। तब वो जो एक सिरदर्दी है। लेकिन इनका जो, अगर ये बाकी ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए साथ आते तो कोई सिरदर्दी नहीं है, और इनके साथ आने से भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बाकी देश है, अगर पाकिस्तान इस उम्मीद में बैठा है कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ये आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है पहली बात तो आने का उनको कोई फायदा नहीं है। आप बताइए नेपाल और भूटान का इस अलायंस में आने का क्या फायदा जब आधे से ज्यादा सामान उनके भारत के थ्रू आता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो है बनती नहीं है। श्रीलंका को चाइना ने डेट में डाला हुआ है। मालदीव ने कोशिश की थी चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाने की, लेकिन 1 साल में ही उनके प्रेसिडेंट मुर्मू साहब को पता लग गया कि चाइना के साथ कोई फायदा नहीं है। अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आपका कोई असली दोस्त है तो वो भारत है। तो ये जो देश है, जो जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश, चाइना ये सोच रहे हैं कि साख की जगह हम एक और अलायंस बनाएंगे और भारत के अलावा हम बाकी सबको इकट्ठा कर लेंगे। पहली बात तो ये इकट्ठे होंगे भी नहीं, और अगर इकट्ठे होंगे तो इनको पता है कि अगर ये इकट्ठे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात, भारत के साथ जो उनकी व्यापार है, बाकी चीजें उस पर असर पड़ेगा। और इनमें से कोई देश नहीं चाहेगा आज के दिन के भारत के साथ जो है पंगा लेके पाकिस्तान के साथ। और सर कहीं ना कहीं जब रशियन प्रेसिडेंट भारत में थे तब चीन की तरफ से ये बयान भी आया था कि वो भारत के साथ जितने भी उनके संबंध है वो उसे मजबूत और करना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तभी इसी तरीके से बयान वहां से आए थे चीन से। अब हुसैन जावेद जी, एज अ पत्रकार आप जरा इसे थोड़ा और आसान शब्दों में बताइएगा कि अगर मैं पाकिस्तान पर कर्ज की बात करती हूँ तो 22% जो कर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का है। जो आंकड़े हैं मैं वो पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। 130.85 बिलियन डॉलर जो है वो बाहरी कर्ज है, और इसमें से 28.8 बिलियन डॉलर है जो कि चीन का कर्ज है, वो भी पाकिस्तान पर है। तो अगर हुसैन जावेद, ये पाकिस्तान का इतना ज्यादा कर्जा है, सुनने में तो ये भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारे हिस्सों को चीन के हवाले कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक ये संगठन बने और इसके अंदर घुस करके चीन आपके बाकी जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान के उन पर भी सेंध लगा दे कि आपने बकाया तो दिया नहीं है, जमीन ही दे दीजिए। देखिए मैम, बात ये कि चाइना और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात है ना, ये साहूकार वाले ताल्लुकात नहीं है, ये फ्रेंडशिप के साथ जुड़े हैं। ये ठीक है कि चाइना से हमने कर्ज भी लिया है, और आपकी बात ठीक भी है, काफी कर्ज लिया है, लेकिन चाइना से आसान शराइत पे कर्ज लिया गया है जो टाइम टू टाइम उसमें राइट ऑफ भी होता है। तो हम पे कोई तलवार नहीं वहां से आई हुई कि आपको हर हाल में इतना कर्ज भी देना है, फिर उस पर सूद भी देना है। यही तो मैंने कहा ना कि पाक चाइना के बारे में जब कहते हैं। हुसैन जावेद, आप अपनी बात का आप पूरी रखिएगा, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं, खबरें ये भी आई थी हुसैन जावेद कि सीपैक बंद होने का एक बड़ा रीजन, जब सीपैक कुछ वक्त के लिए थमा था तो उसका एक बड़ा रीजन भी यही था कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कर्ज चाइना से ले लिया है, चाइना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। चाइना का कंसर्न था, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, चाइना का कंसर्न था, लेकिन वो कंसर्न मेनली था सिक्योरिटी की वजह से। बलूचिस्तान के जो हालात थे, आपको पता है कि देखिए सीपैक डायरेक्ट जो है वो सीधा चाइना से आ रहा है, हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है, खुंजराब का इलाका है वो, बिल्कुल हमारा वो एक्सट्रीम नॉर्थ का इलाका है, वहां से गवादर तक आना है, ये 1500-2000 किलोमीटर का सफर बनता है, और उसने वहां से बलूचिस्तान से होके जाना है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हवाले से उनसे खदशात थे। हमारी आर्मी का स्पेशल एक पूरा यूनिट बना है जो सीपैक में सिक्योरिटी के ऊपर डेप्यूट किया गया है, तो उनके कंसर्न दूर भी हुए हैं। लेकिन इस बात को लेके कि बीजिंग ये सोच रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, हमें ये दे पाएंगे या ऐसा नहीं होगा, ऐसे कोई खदशात नहीं है। मेरे दोस्त निपुण यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि देखें जब सीपैक 1 आया था ना, वो 45 बिलियन डॉलर का था, 2013 में साइन हुआ था, 2015 में काम शुरू हुआ था, और बाद में ये इसका जो क्वांटम है वो इंक्रीज भी हो गया। इसको चाइना ने कहा हम इसको 62 बिलियन डॉलर तक कर देंगे। और दूसरी बात कि अब सीपैक 2 आ रहा है, उसके बारे में तफसीलात बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी, कौन कौन से अहम जो हमारे मंसूबे हैं उसके तहत कंप्लीट होंगे। लेकिन आपकी इजाजत से एक लाइन देखिए,
आप सी पैक से इख्तलाफ करें, आप उससे इत्तेफाक करें, वो एक अलग बात है। हम इंडिया को समझते हैं इस हवाले से। हाँ। लेकिन इंडिया ने भी अमेरिका के साथ और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ इसके काउंटर में एक IMEC स्टार्ट किया था 2023 में, और उसमें भी कहा गया था कि ये सी पैक को काउंटर करेगा। आज उसकी रफ्तार कहां पर है, आज वो कहां पहुंचा? 8 मुल्क शामिल है उसमें, जबकि चाइना को जो BRI है उसमें 155 मुल्क शामिल है। ठीक तो है। ये भी देख ले कि सी पैक का काउंटर भी नहीं आ सका यहाँ। लेकिन G20 के दौरान आपको याद है कि एक और आर्थिक गलियारा बनाने की बात हुई थी जो यूरोप और दिल्ली तक को जोड़ेगा, तो भारत तो बहुत आगे बढ़ गया है ना। अब निपुण आलम बयान से सवाल ले लेती हूँ मैं। निपुण, ठीक है, मैं सर मैं आऊंगी जावेद जी आपके पास। जावेद, तब आप जवाब दीजिएगा। निपुण आलम बयान से मेरा सवाल ये है कि अब बांग्लादेश की स्थिति कहां पर नजर आती है? बांग्लादेश के साथ ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते अभी थोड़े तनावपूर्ण चल रहे हैं जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, लेकिन 12 तारीख को, फरवरी में बताया यह जा रहा है कि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन होंगे, सरकार बदलेगी, क्या उन सरकारों का टेक रहता है पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का? देखिए, बांग्लादेश का अभी तो चुनाव फरवरी में हो जाए, पहली तो बात ये। और दूसरा, मैं मानकर चल रहा हूं कि जो चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में वो फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। रीजंस का सिंपल से ये है कि जो वहां की सबसे मजबूत पार्टी है उनको तो उन्होंने बैन कर दिया है, अवामी लीग को। और अवामी लीग के शेख हसीना जो नेता है उनके लिए उन्होंने डेथ सेंटेंस जारी कर दिया है।